वेलकम टू डागोर्स ऐप। माय नेम इज़ केशव जखोटिया और आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 से एक टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th नीट और जेई इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ से कहने को तो ये चैप्टर को सिंपल फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के साथ साथ हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है पीरियोडिक टेबल ही तो है, उसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, गिविंग यू अश्योरिटी दैट 80% इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, 80% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। राइट, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है। देखिए जरा इस बात को समझिए। अगर आज की डेट पे बात की जाएगी तो आज की डेट पे नियरली 1118 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। 118 एलिमेंट्स। आउट ऑफ दैट है ना, यहाँ पर इसमें से एक एलिमेंट मिसिंग है जिसका एटॉमिक नंबर है 117, जिसका एटॉमिक नंबर है 117। ये मिसिंग है आपके पास में। राइट, अब देखिए आप यहां पर अगर ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो 11 टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास में? 117 एलिमेंट्स हैं। और ये 117 एलिमेंट्स को हम कैसे पढ़े, मेरा क्वेश्चन है, इसको पढ़े कैसे? तो देखिए पढ़ने का एक सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका कि हम लोग क्या करें, 117 एलिमेंट्स के बारे में जाने, जैसे उनका फिजिकल स्टेट, क्या क्या जानना होगा ये देख लीजिए एक बार। इनके फिजिकल स्टेट के बारे में जाने। नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू डू। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, ये देखिए आप लोग एक बार, हम क्या जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में इसकी डेंसिटी के बारे में जाने। और हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, दैट इज अब हम और इसके बारे में क्या जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। तो आप सोचिए जब इतनी सारी चीजों के बारे में जानना है, इतनी सारी चीजों के बारे में जानना है, और जिसमें तो मैंने सिर्फ यहां पर एक वर्ड लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज। इट विल बी बाइफर्केटेड इनटू सेवरल डोमेन्स लाइक रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यहां पे आप बोलोगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यहां पे आप बोलोगे रिएक्शन विद अमोनिया। ऐसी तो ये बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि अगर एक एलिमेंट के लिए 20 कैरेक्टरिस्टिक जाननी होती है तो 117 एलिमेंट्स के लिए कितनी कैरेक्टरिस्टिक जाननी होंगी? 1170 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना इम्पॉसिबल है, वो याद ही नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो बहुत जरूरी पार्ट है, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो हम इसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी चीजें कभी याद ही नहीं रह पाएंगे बच्चों। जब ये याद नहीं रह सकती, जब इनको अपन समझ नहीं सकते इतनी सारी चीजों को, तो करें कैसे फिर, ये क्लासिफिकेशन शुरू कैसे करें? राइट, तो देखिए हम इसको फर्स्ट टाइम शुरू नहीं करेंगे। वी आर नॉट स्टार्टिंग एट फर्स्ट टाइम। हमारे से पहले काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर में काम किया हुआ है। हम पहले उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने इसको कैसे शुरू किया है। जब तक वो चीज हमें पता नहीं चलेगी कि उन्होंने कैसे शुरू किया है, तब तक हम लोग इस काम को शुरू नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकते। और देखिए याद रखिएगा, आज 117 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से टोटल तो 118 तक है, लेकिन उसमें से एक मिसिंग है। लेकिन अगर अपन यहां पे बोले कि 117 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो आज है। मान लीजिए कि लाइक 200 ईयर्स अगो जब हमारे पास में लिमिटेड एलिमेंट्स थे, से 14 एलिमेंट्स थे, किसी टाइम पे आप देखेंगे लाइक से 150 ईयर्स अगो आप देखेंगे कि यहां पर कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे। तो जब इतने कम एलिमेंट्स थे तो उस समय भी क्लासिफिकेशन की कोई ना कोई अप्रोच तो फॉलो की गई होगी ना। व्हाट इज दैट अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू स्टडी? बोले क्यों जरूरत है, हम ये सोशल स्टडीज जैसे टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? ये इसलिए पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज जैसा, ताकि हमारे पास, लिसन टू मी केयरफुली, ताकि हमारे पास क्या मिल जाए, हमको एक आइडिया मिल जाए कि किस किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो अब क्या क्या किया जा चुका है अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। क्या क्या किया जा चुका है? दीज आर अर्लियर अटेम्प्ट्स, ये हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। राइट ना, हमारे जो साथी भाई थे, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं लाइक आई एम द साइंटिस्ट, तो मेरे साथी भाई थे जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उनके नाम, उनका डिटेल यहां पर लिखा हुआ है। ये साथी भाई लोगों ने जो काम किया है हम उनको एक एक करके जानेंगे।
राइट। यही चीज हमारी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में जानना है मेरे को। यहां से देखिए, मैं को आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि यहाँ पे 11th का टॉपिक कंप्लीट किया या जेई में आता है या नीट में आता है इसलिए मैंने टॉपिक कंप्लीट किया, नहीं, इसलिए नहीं किया है ये टॉपिक कंप्लीट। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग ये क्या पढ़ेंगे यहां पर। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इन सभी के बारे में, मैं आपको बता देता हूं इन सभी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, इसका जो भी रूल है या ये पढ़ेंगे कि इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। सेकंड पार्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, कि जो भी इसने किया है उसको अपन एग्जांपल्स के फॉर्म में देखेंगे कि इसके जो भी पार्ट होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्राउड्स बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था जिसने सबसे आसान काम किया, सबसे पहला काम किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोगों को प्राउड्स को मना करना पड़ा कि भैया आपका काम अब सही नहीं है, अब हमको लेवोसियर के रूल पे जाना पड़ा। फिर लेवोसियर को भी किसी कारण से मना किया और फिर हम लोग चले गए डॉबर्नियर्स के रूल पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अलग अलग एक एक साइंटिस्ट को मना करते जाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन साइंटिस्ट के लॉ के अंदर में जो भी इन्होंने अप्रोच फॉलो की है, जिस भी बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किए हैं, उस पर अगर अपन नोटिस करें तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर होंगी, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। क्या कमी है ये अब अपन जानते हैं बच्चों, देखते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग यहां पर प्राउड्स के हाइपोथेसिस की बात करते हैं। प्राउड्स यहां पर क्या है, ठीक है। तो देखिए प्राउड्स ने क्या बोला वो सबसे पहले देख लेते हैं, फिलहाल इसको तो हटाया जाए, है ना। अब देखिए प्राउड्स पहला साइंटिस्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास यहां पे बनता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया। क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी हमको, ये प्राउड्स ने सबसे पहले समझा था। और उस समय प्राउड्स ने जब समझा उस समय पर टोटल एलिमेंट्स हमारे पास में 12-13 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हुआ करते थे बस। तो प्राउड्स ने कहा कि अपन को इनको 12-13 एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन इनको क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए ऐसे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हमने कहा कि यहां पर 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, मतलब इसको बोल दीजिए कि ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया और यहां पे अपन बोल देंगे इसको कि ये थर्ड ग्रुप हो गया, राइट। तो अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन करना है। मतलब फर्स्ट ग्रुप में मान लीजिए यहां पर मेरे पास में 5 एलिमेंट्स आए हैं, तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इन सभी की प्रॉपर्टीज, इन सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब हम उनको इन 5 एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में या एक तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे और उसको फिक्स कर देंगे इन 5 एलिमेंट्स के साथ में, राइट। ये वाला पार्ट तो अपना इस पे खत्म हो गया, यहां तक तो अपन को समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से प्राउड्स ने जब अपन को कहा तो देखिए क्वेश्चन क्या बना, प्राउड्स पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। देखो बच्चों एक फर्क है आपकी नॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस में और यहां से अपन डागोर से जो पढ़ रहे हैं इसमें। देखिए हम लोग आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लिखवा रहे हैं, हम लोग आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको डायरेक्टली बोल दिया यहां पर कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का काम किया, तो प्राउड्स वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले बताया। और सिंस यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चा, आप इसको समझ लो, ये क्या चीज है, ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब ये इमेजिनेशन है, ये एक इमेजिनेशन वाला रूल है। और अब देखिए इमेजिनेशन वाला रूल इसलिए है, इमेजिनेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्राउड्स ने कोई कैलकुलेशन की होगी और उसके बेसिस पे, इस इमेजिनेशन के बेसिस पे ही क्या किया गया है, बेसिस जिसकी वजह से ये कुछ इसने अभी रूल बनाया। अभी मैंने आपको रूल नहीं पढ़ाया, रूल तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहां पर, आप इस चीज को समझिए। रूल नहीं है अभी, है अभी तो अपन बस सिर्फ जान रहे हैं यहां पर कि ये कैसे किया जाता है, क्या 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 है, ठीक है। दूसरा पार्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। दूसरा पार्ट क्या है, देखिए यहां पर अब अपन को जानना है कि ये जो है प्राउड्स का हाइपोथेसिस, वो कैसे अपन इसको जस्टिफाई करेंगे प्राउड्स के हाइपोथेसिस को। तो प्राउड्स ने बोला यहां पर एवरी एलिमेंट, इसका जो रूल है याद रखिएगा, ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक इमेजिनेशन है, इसके लिए कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब प्राउड्स ने अपना एक रूल बना दिया, लेकिन इस रूल के पीछे का क्या नॉलेज है, क्या बैकग्राउंड है, किस वजह से ऐसा बनाया गया, इसकी कोई इंफॉर्मेशन प्राउड्स हमारे को नहीं देता। और हालांकि बोले जानने की जरूरत है सर, जानने की जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट्स, नॉट नेसेसरी। तो फिर जब ये जरूरी नहीं है तो अपन बस इस रूल को पढ़ेंगे, उस रूल से ही अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए, तो इसने बोला कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन।
ये इसका रूल हो गया, राइट। अब देखिए अगर ये इसका रूल है तो देखिए अब एक बात समझ लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का अगर अपन एटॉमिक मास की बात करें किसी भी एलिमेंट के बारे में, तो वो क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये था, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का मास हाइड्रोजन के मास का मल्टीपल होगा, हाइड्रोजन के मास का मल्टीपल होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। पहले तो देखो ये रूल अपन को क्लियर होना चाहिए, इस रूल के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो पार्ट है, अगला जो पार्ट ऑफ डिस्कशन है अपना, वो क्या है यहां पर, वो ये है कि लेट्स हैव एन एग्जांपल कि अपन मान लो बात कर लेते हैं हीलियम के बारे में, ठीक है। हीलियम उस समय पर था नहीं, लेकिन एक बार एक एग्जांपल के लिए जान लेते हैं। तो वो ये है कि हीलियम के लिए मान लीजिए n का वैल्यू होता है 4, ये जो है ये क्या है, ये n है बेटा जी, है ना। तो यहां का वैल्यू है 4 और हाइड्रोजन का जो मास है वो है 4, राइट। अब देखिए इसने क्लासिफिकेशन किया, बोले इसमें क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, इसने क्या बोला, सारे के सारे एटम जो हैं वो हाइड्रोजन से ही बने हुए होते हैं। इसका मतलब अगर आपको ये कह दिया जाए कि जस्ट स्टडी द टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन, है ना, मतलब आपको सिर्फ ये बोला कि जस्ट स्टडी हाइड्रोजन ओनली, बस हाइड्रोजन के बारे में ही आप पढ़िए, बाकी का सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ही तो सब बने, तो सबकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, हाइड्रोजन के जैसी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया रूल है, सारी प्रॉपर्टी है। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। हम सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोडियम के लिए यहां पर इस n का वैल्यू होगा 23, हाइड्रोजन का मास होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे और आप सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग दैट कि यहां पे आ जाना चाहिए 23। देखिए हमने रूल पढ़ा, रूल के साथ साथ में क्या इंफॉर्मेशन, क्या फॉर्मूला निकल के आया वो पढ़ लिया, साथ साथ में हम देखेंगे कि यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए। बहुत अच्छी बात है। फिर इस रूल को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये रूल हम क्यों हटा रहे हैं, मतलब स्प्राउट्स में कोई लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए ना। सो व्हाट इज दैट लिमिटेशन बाय द वे, तो वो लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं अपन लोग यहां पर, कि यहां पर इसकी लिमिटेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा जज कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है आपके पास, समझिए कि जैसे लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन का मास कितना होता है ना, क्लोरीन का मास होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है मेरे पास में से 35.5, यही तो होता है 35.5 AMU। मैं ये मान के चलता हूं कि एक एटम की बात करेंगे आप लोग, तो यहां पर उसका मास होता है AMU, और अगर आपके पास यहां पर 35.5 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं किसकी, 1 मोल की, राइट। और अगर आपको बोल दिया जाए कि एटम की बात करनी है, तो आप यहां पर AMU के टर्म्स में इसका आंसर लिखेंगे। पॉइंट ये है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी अभी कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यही तो पढ़ा है। तो देखो किसी भी कंडीशन में यहां पर n का जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब ये जो n है इट इज अ नेचुरल नंबर ओनली, इट इज अ नेचुरल नंबर ओनली। तो ये या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, ठीक है, लेकिन किसी भी कंडीशन में डेसिमल्स में नहीं हो सकता। तो आप यहां पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है, हाइड्रोजन का मास आ रहा है 35.5 ग्राम्स, और हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, ये फिक्स है, ये इसका मास जो होता है वो 1 होता है। तो देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर विल गिव अस द होल नंबर, मतलब इससे जो है ये जो हमारा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट है ये हमेशा हमको कैसा मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। लेकिन आपने यहां पर जब कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास है ये प्राउड्स की डेफिनेशन को या प्राउड्स के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो यहां तक क्या हो गया कि भाई क्लोरीन के डेवलपमेंट के बाद, क्लोरीन की डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि यहां पर क्या होना चाहिए, कोई नया रूल की जरूरत हमें महसूस हुई, कोई नए क्लासिफिकेशन की जरूरत हमारे को महसूस हुई, राइट। चलिए अगला टॉपिक से बढ़ते हैं। अगला पार्ट इज, यहां पर आप देखेंगे, सॉरी, सबसे पहली बात, अब ये लेवोसियर जो है ये क्या है ना। तो लेवोसियर के बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो नाम से ही क्लियर है, जो क्वेश्चन बने वो देखो आप पहले। क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। वैसे अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी ये क्वेश्चन है तो सही इंपॉर्टेंट। लाइक हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो याद रखिए केमिस्ट्री का जो फादर है वो कौन है, लेवोसियर है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखियो
लेवोसियर ने क्या किया था वो एक बार आप देख लेते हैं कि लेवोसियर ने क्या किया। लेवोसियर ने यहां पर हमारे को एक बहुत ही बढ़िया सा डिस्कशन किया है यहां पर कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल। मतलब बस इसने केवल दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया, कितने भी मेटल हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, ये यहां पर हमारे पास क्या हो गया, केवल दो ही कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल, सेकंड कैटेगरी इज नॉन मेटल। इसके अलावा और कोई दूसरी कैटेगरी है ही नहीं। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और Na+ आयन में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? अच्छा, नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन मिलके हो जाएगा Cl-, राइट? ठीक है, तो देखिए मेटल और नॉन मेटल की कहानी खत्म। आ गया समझ में? रूल क्या था वो भी क्लियर हो गया, एग्जांपल्स भी देख लिया। पॉइंट ये है कि ये लेवोसियर को हमने हटाया क्यों? लेवोसियर की जरूरत क्या पड़ी इसको हटाने की? हमें कैसे पता चला कि इसको हटा देना चाहिए? अब ये रूल हमारे काम का नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल, जर्मेनियम। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर, गैलियम। ये क्या है? अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये क्या है? ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स। अब बच्चों अपन इतना तो जान ही गए हैं कि मेटलॉइड्स का मतलब क्या है। तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनको एनर्जी दी जाए, जिनको एनर्जी दी जाए तो वो कैसा बिहेव करते हैं? वो बिहेव करते हैं मेटल के जैसा। अगर एनर्जी नहीं दी जाए तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? उसका बिहेवियर नॉन मेटल के जैसा हो जाता है। तो भाई यहां वो उसको कब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है या कब इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसको पता कैसे चलेगा? उसका क्लासिफिकेशन कहां रखें? उसको मेटल की कैटेगरी में रखें या नॉन मेटल की कैटेगरी में रखें? फॉर दैट पर्पस हमने क्या किया, एक नई कैटेगरी डेवलप करनी पड़ी, मेटलॉइड्स। उसके बारे में लेवोसियर ने तो हमको कुछ बताया नहीं था, राइट? तो लेवोसियर ने जब हमको बताए दो चीजों के बारे में और जब नया डिस्कवरी हुआ मेटलॉइड्स का तो समझ में आया कि मेटलॉइड्स क्या है, वो इस डेफिनेशन में फुलफिल नहीं होते हैं। दैट मींस वी रिक्वायर न्यूअर मेथड, वी रिक्वायर न्यू कॉन्सेप्ट फॉर क्लासिफिकेशन। आई होप यहां तक की बात स्टूडेंट्स क्लियर हुई है आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पार्ट है वो है हमारे पास में डॉबर्नियर्स। अब देखिए डॉबर्नियर का जो लॉ है वो क्या है, ये एक बार अपन देख लेते हैं कि डॉबर्नियर्स लॉ है क्या, राइट? देखिए डॉबर्नियर्स लॉ, ये डॉबर्नियर्स लॉ जो है वो बहुत ही फेमस है और बहुत कॉमन है, स्कूल लेवल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है ना? और कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करते हैं। देखिए इसका जो लॉ है वो अपन इस तरह से बना सकते हैं यहां पर लॉ को। देखिए सबसे पहले तो ट्राइड्स का मतलब समझ लेते हैं, फिर लॉ समझ लेते हैं। ट्राइड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, राइट? 3-3 के ग्रुप बनाए गए हैं, वो भी अपन देखेंगे यहां पर। और ये जो लॉ है वो कहता क्या है वो एक बार आप देख लो। लॉ कहता है, लॉ आपके सामने बोल रहा है, देखिए द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट placed in the triad is the mean of remaining 2 elements, is the mean of remaining 2 elements present in the triad, present in the triad। रूल हमारे सामने क्लियर है, टॉपिक हमको समझ में आ गया, है ना? अब देखो रूल तो है, अब है क्या इसका मतलब। तो लेट्स गिव एन एग्जांपल कि यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने एलिमेंट रखा A, नेक्स्ट हमने रखा B, नेक्स्ट हमने रख दिया यहां पर C, राइट? A का जो अपन कह सकते हैं से मास है वो होगा यहां पर से 10। एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहां पर, दिस इज एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इट्स ए
इमेजिनरी एग्जाम्पल, राइट। इसका जो मास होगा इसे मान लीजिए 30 होगा। सो व्हाट वुड बी द एटॉमिक मास ऑफ बी? तो बी का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? ए का मास प्लस सी का मास डिवाइडेड बाय 2। मीन तो तभी निकलेगा ना, सम ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए एंड सी, देयर आर 2 एलिमेंट्स, सो 2 से डिवाइड कर दिया। हियर यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 20। क्लियर? तो यहां पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगा दैट इज 20। करेक्ट? बेसिक एग्जांपल है, ये तो अपन को समझ में आ गया। ये हुआ ट्रायड्स की बात। अब देखिए यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, पहला साइंटिस्ट कौन है जिसने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना शुरू किया? देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? यहां पर क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इन एलिमेंट्स ए बी और सी में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। इन ए बी और सी में कोई ना कोई क्लासिफिकेशन जरूर है। आई शुड से कि यहां पर कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। दैट मींस इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और फिजिकल अपीयरेंस से डेंसिटी और सम अदर प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। लेकिन इसको अपन ने किस बेसिस पे रिलेट कर दिया? इसको अपन ने रिलेट कर दिया एटॉमिक मास के टर्म्स में। तो डॉबर्नियर से फर्स्ट क्वेश्चन जो निकलता है वो यहां से, वो ये है। सबसे पहला इसका रूल बताइए। रूल आपके सामने, एक एग्जांपल से समझा दीजिए। एग्जांपल हो गया। और ये क्वेश्चन बनता है कि which is the first scientist, like who was the first scientist who classified the elements on the basis of atomic mass? तो एटॉमिक मास के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। और भी पढ़ेंगे भी अपन इसके आगे, लेकिन याद रखिएगा ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिससे अपन लोग यहां पर कर सकते हैं, राइट। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए आपके सामने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स बने हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका एटॉमिक मास, एम मतलब हो गया एटॉमिक मास, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो अभी ये 23 है, ये ओरिजिनल डेटा है, राइट, जो ओरिजिनली होता है। आप यहां पे नोटिस कीजिए कि अगर आपको सोडियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो लिथियम का मास प्लस पोटेशियम का मास डिवाइडेड बाय 2। एवरेज मीन तो यही होता है ना, राइट। तो अब आप यहां पे देखिए, यहां पर आपका डेटा हो जाएगा से 23। यही 23 या उसके आसपास की वैल्यू इसकी रियलिटी में होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखिए कि जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में अगर आपको मैग्नीशियम के लिए कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखेंगे कि 9 + 14 बेरिलियम का मास प्लस कैल्शियम का मास डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो दैट मींस इट विल बिकम 24.5। और यहां पर जो डेटा आ रहा है दैट इज 24। तो नियरली जो है यहां इसका रियल डेटा और जो यहां पर मैग्नीशियम आया, तो ये क्या हो गए? इनके डेटा नियरली सेम हो गए, राइट। अब आप देखिए यहां पर छोटा सा चेंज कर लेते हैं, इसको यहां से हटा के इधर लिख लेते हैं 88 और इसको भी हटा के इधर लिख देते हैं 137, राइट। 40, 88 और 137 ये जो डेटा है ये डेटा ओरिजिनल डेटा है, राइट। अब हम चेक करना चाहते हैं कि स्ट्रोंशियम का मास कितना होगा। तो स्ट्रोंशियम का जो मास होगा वो हमारे पास होगा कैल्शियम का मास प्लस बेरियम का मास, दैट इज 137 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आपके पास में डेटा आ जाएगा से 177/2। नियरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो डेटा होगा वो हो जाएगा 87.5। यही डेटा आएगा, नियरली 87 है ना। अपन लोगों ने ये डेटा लिख लिया। इसका यहां पे एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है? 88। तो देखिए यहां पर रिलेशनशिप है। अब देखिए रिलेशनशिप है, अपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब जो आपने 3-3 के पेयर बनाए हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली जो आपने यहां पेयर बनाया इनकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। इसका मतलब अब अपन को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्टिफाइंग, वी आर क्लासिफाइंग दैट कि अगर बेरिलियम सॉलिड स्टेट में है तो मैग्नीशियम को भी और कैल्शियम को भी सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, राइट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक का पार्ट तो अपन को क्लियर हो गया, बट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहां पर अपन को अब एक्सेप्शन समझना है। ये एग्जांपल बहुत बार आता है, जैसे कंपटीशन में आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एग्जांपल्स या कौन सा, जैसे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आपके पास थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है। तो आपके पास एक एग्जांपल दे देंगे से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बताइए ये लॉ ट्राइड्स को फॉलो करता है कि नहीं करता? तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि ये लॉ तो करता है। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल दे देंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये लॉ करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला ट्राइड ये भी करेगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट ले लेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये भी करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शन की। ये जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये कभी भी डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स को फॉलो
नहीं करता है, डॉबर्नियर्स लॉज ऑफ ट्रायड्स को फॉलो नहीं करेगा। प्लीज रिमेंबर, अगर आप इसको ऐड करके भी देखेंगे तो भी ये डेटा यहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और चीज आप देख सकते हैं यहां पर जो डॉबर्नियर से निकल के आई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन एग्जांपल्स को नोटिस कीजिए, किसी भी एक को पिक कर लीजिए जिसे आपको समझ में आ जाए। मैंने अपने डिस्कशन के लिए यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल पुट कर लिया। डॉबर्नियर ने एक और खतरनाक काम किया है, खतरनाक इन द सेंस कि ये डेवलपमेंट बता रहा है हमारे को। डॉबर्नियर ने जितने भी एलिमेंट्स का ट्रायड्स बनाए, ये ट्रायड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की टर्म्स में, मतलब ट्रायड्स में मैंने आपको जो बोला था कि ये ग्रुप ऑफ 3 एटम्स हैं, ये या ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली यहां पर रूल है या यहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कैसे हैं, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उन्हें रखा जाएगा वो ग्रुप होगा यहां पर। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि कैल्शियम को उठा के इधर रख दें और एक पेयर बना दें यहां पर बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। प्लीज रिमेंबर, ऐसा कोई ट्रायड नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए 55, 58.9 एंड 58.6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेंट्रल एलिमेंट है इसका मास जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा ना। तो इसका मतलब दिस इज अ बिग एक्सेप्शन, एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज रिमेंबर, ये ट्रायड्स जो है वो मैंने पहले क्या बोला है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, लेकिन याद रखिए ये कैसा ग्रुप है, ये उन 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है या इस तरह से बनाया गया ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्लियर है? आई होप यहां तक का बात अपना क्लियर हो गया। तो जी इस रूल में बुराई क्या है, एक ही तो बुराई है, एक ही तो गलत है। तो जी आगे बढ़ जाते हैं बच्चों और देखते हैं व्हाट इज द एक्सेप्शन, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर दिस रूल। तो देखिए ये जो लिमिटेशन है वो कैसी है, यहां पर अगर अपन लिमिटेशन की बात करेंगे तो इसकी लिमिटेशन है कि इट वाज वैलिड अप टू फ्यूअर एलिमेंट्स, कि ये जो ट्रायड्स है ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ फ्यूअर एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, सभी के लिए वैलिड नहीं है, वैलिड फॉर फ्यूअर एलिमेंट्स ओनली, है ना, फ्यूअर एलिमेंट्स। इससे ज्यादा के लिए, मतलब 3, 4, 5 इसने ट्रायड्स बना लिए, है ना, उसके अलावा बाकी के एलिमेंट्स का क्या। मान लीजिए उस समय पर, लेट्स से वन एग्जांपल की, उस समय पर कितने एलिमेंट्स थे, 20 एलिमेंट्स थे। अब अगर 20 एलिमेंट्स है तो उसमें से ट्रायड बना 1, ट्रायड बना 2 और ट्रायड बना 3, टोटल मिला के 7, 8, 9 एलिमेंट्स के बारे में पता चला। बाकी के एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस रूल वाज गुड, दिस रूल वाज ओके फॉर अस, बट पॉइंट इज दैट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 11, 12 एलिमेंट्स, उनका क्या करें, उनको कैसे क्लासिफाई करें। तो इसका मतलब हम लोग इस रूल को पढ़ते रहे कब तक, जब तक हमें नया रूल नहीं मिल गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर दैट रूल, ये हम लोग यहां पे इसको कंप्लीट कर चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट सेज व्हाट इज द लोथरमेयर कर्व। लोथरमेयर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने अपना यहां पर एक काम किया था, है ना बेटा। अब एक बार पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि यहां पर ये लोथरमेयर कर्व है क्या, पहले कर्व समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर लोथरमेयर कर्व में वो हमको समझाना क्या चाहता था, है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग यहां पर वाई एक्सिस पे लिख देते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा उसके यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, एटम का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाना चाहिए। और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं एटॉमिक मास, ये जो है वो AMU के अंदर में लिखा जाना चाहिए। क्लियर? यहां पे इंक्रीजिंग साइड लगा दीजिए कि ये इंक्रीजिंग पार्ट है, ठीक है। अब देखिए जो कर्व बना है लोथरमेयर से, वो कर्व हम लोग बना लेते हैं। वो कर्व क्या बोलता है, देखो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है। अब देखिए अगर ये कर्व इस तरह से बनता है तो सबसे पहली चीज जो मेरे को आपको बतानी है यहां पर, वो ये है कि यहां पर इस कर्व पे अपन को पता कैसे चला, हमको तो लोथरमेयर कर्व में हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो कर्व है वो एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन बना रहा है। क्लासिफिकेशन एक ही मुद्दा है, यही मुद्दा है क्लासिफाई करने का बेटा जी, है ना। अपन ने पढ़ा, अपन बोल रहे हैं लोथरमेयर कर्व है, ये कुछ नया डायग्राम बना रहा है, तो हम अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम सिर्फ उसी मुद्दे पे फोकस रखेंगे, हाउ इट इज क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स इनटू वेरियस कैटेगरीज,
राइट। तो देखिए लोथरमेयर कर्व में एक बात है कि इसके कर्व के कोई भी पॉइंट की बात कर लो, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ही कैरी करेगा। दैट मींस व्हाट, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, इस एपेक्स पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो एपेक्स पॉइंट क्या है, ये एपेक्स पॉइंट क्या बता रहा है, यहां पर सेम नेचर वाले एलिमेंट्स ही आएंगे। जैसे देखिए यहां पर आपने लिख दिया लिथियम, इधर लिख देंगे आप लोग से, सॉरी यहां पे आप लिखेंगे सोडियम, इधर लिखेंगे पोटेशियम, यहां पे लिखेंगे रुबिडियम, नेक्स्ट में आप लिखेंगे सीजियम। मतलब आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज कैसी है, सिमिलर है। दैट इज व्हाई ये इस कर्व में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या टॉप पोजीशन पे, इसमें यहां पर देखिए दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द कर्व, दिस इज आल्सो द टॉप पार्ट ऑफ द कर्व, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हर बार टॉप पार्ट पे कैसे एलिमेंट्स आ गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ गए हैं। कम टू नेक्स्ट, ये जो कर्व का पार्ट है, जैसे आप यहां समझ लीजिए, कर्व में आप देखेंगे कुछ लाइंस ऐसी डाउनवर्ड जा रही हैं और कुछ लाइंस ऐसी अपवर्ड्स जा रही हैं, राइट। तो जो लाइंस डाउनवर्ड आ रही है वो कौन सी होंगी, वो अब अपन को सीखना है। तो लाइन अगर डाउनवर्ड जा रही है तो आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, यहां पर एलिमेंट होगा बेरिलियम। हर डाउनवर्ड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो डाउनवर्ड लाइन मतलब ये डाउनवर्ड लाइन ये होगी, इसका मतलब हो गया यहां पे आएगा मैग्नीशियम। डाउनवर्ड लाइन इधर देखेंगे तो इस कर्व में हो गई ये, यहां पे आ जाएगा कैल्शियम। इधर आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो द डाउनवर्ड्स लाइन, तो यहां पर आ जाएगा स्ट्रोंशियम। और फिर से आप नोटिस करेंगे दिस इज द डाउनवर्ड लाइन, है ना। तो डाउनवर्ड लाइन के नियरली अपन को इसको कहां रखना है, सेंटर पोजीशन पे रखना है ना। तो देखिए आगे आ जाना चाहिए मेरे पास में बेरियम। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आई। तो देखिए एपेक्स पॉइंट पे आते हैं लिथियम, सोडियम, अभी अपन इनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बात कर लेते हैं। अब देखिए ये दूसरी लाइन कौन सी है, असेंडिंग लाइन, ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन है, असेंडिंग लाइन है ना। द लाइन विच इज कमिंग डिसेंडिंग, द लाइन विच इज डिसेंडिंग इन द नेचर, एट द सेंटर ऑफ दैट लाइन alkali earth metals are placed. Now we are moving towards the ascending line, increasing line। जो ascending line है उस पर बात करनी है, तो ascending line जो होगी वहां पर हेलोजेंस आ जाएंगे। दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाना चाहिए, हेलोजेंस को आ जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर आप लिख देंगे हेलोजन से फ्लोरीन, इधर आप लिख देंगे यहां पर क्लोरीन, यहां पर आप लिखेंगे ब्रोमीन, और नेक्स्ट असेंडिंग लाइन पे आप लिख देंगे यहां पर आयोडीन, राइट। ओके, तो आप देखिए यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात हो गई है। यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में बात हो गई है। ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन सा है, एल्कलाई मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी बात हो गई है, मतलब ग्रुप 2 के बारे में भी बात हो गई है। आप देखेंगे यहां पर ग्रुप 17 मतलब हेलोजेंस के बारे में भी बात हो गई है, राइट। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो कर्व के बॉटम पॉइंट्स होते हैं, ये जो कर्व के बॉटम पॉइंट्स हैं, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने चाहिए। जैसे यहां पर आ जाएगा से आयरन, यहां पे हो जाएगा से निकल। ऐसा एक एग्जांपल आपके सामने यहां पर बना दिया कि बॉटम पॉइंट्स पे क्या हो जाने चाहिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने चाहिए, राइट। ओके ठीक है जी, मान लिया इस बात को। सबसे पहली चीज जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं पूरे को, फिर उसके बाद अपन इस कर्व के बारे में जानते हैं कि ये लोथरमेयर को इंस्पिरेशन कहां से मिली इन दोनों के बीच में कर्व बनाने की। और दूसरी बात, एटॉमिक मास तो चलो डॉबरनियर ने हमको समझा दिया था कि एटॉमिक मास की बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो कैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज बनाने के लिए एक ग्रुपिंग कर सकता है या क्लासिफाई कर सकता है, राइट। एक बार चलो चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल इस चीज को अपन ने कर लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं वापस से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एटॉमिक जो वॉल्यूम है, ये एटॉमिक वॉल्यूम कैसे हेल्प करेगा। तो देखिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप सब जानते हो बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। अब देखिए अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे यहां पर, एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब आप देखिए कि ये जो एटॉमिक
वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास पे। और डेंसिटी हर सब्सटेंस की कैसी होती है? फिक्स होती है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेंसिटी, उसकी फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। आइदर आप उसका 1 पार्टिकल लें या 1000 पार्टिकल्स लें या लेक्स पार्टिकल्स लें, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल ले लें, कुछ भी ले लें, उसे उसका नंबर कोई चेंज होने वाला नहीं है, राइट? तो आई थिंक ये वाला बात तो अपन को समझ में आया। तो देखिए इसी से अपन को यहां पर लॉथरमेयर को इंस्पिरेशन मिला कि एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम भी पीरियोडिसिटी शो करने वाली प्रॉपर्टी है। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है? पीरियोडिसिटी शो करने वाला एक वेरिएबल है ना? इसका मतलब होता है पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे क्या हो कि जिससे एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को बार बार रिपीट करते हो, है ना, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में। अब सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में उसको अपन समझेंगे, क्योंकि ये वर्ड अभी यहीं पे फिनिश होने वाला नहीं है, इस पूरे चैप्टर का नाम है, नाम में ये है, तो पूरे चैप्टर को ही अपन डिटेल के अंदर में जानने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अपने को यहां पर ये क्लियर हो गया कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो मास के साथ साथ डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। और डेंसिटी जो है वो क्या है? डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी इंडिविजुअल एलिमेंट की यूनिक होती है। इट इज नॉट गोइंग टू बी सिमिलर, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, इट इज यूनिक। तो अगर ये प्रॉपर्टी यूनिक है तो हर एटम का वॉल्यूम भी क्या होगा? यूनिक होगा ना? यस और नो, राइट? तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात से। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस लॉथरमेयर कर्व से हम लोगों ने सीखा क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं यहां से। तो देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं। सबसे पहला जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये है कि एपेक्स पॉइंट पर, एपेक्स मतलब सबसे टॉप पॉइंट पर, सबसे पहला निष्कर्ष तो ये एपेक्स तो बाद में पढ़ेंगे अपन, ये बोलेंगे एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड at similar positions in the curve having same properties, राइट? ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई इससे क्या क्या फाइंडिंग्स निकल के आया। तो देखिए फर्स्ट फाइंडिंग जो ये था कि एपेक्स पॉइंट जो है उसके ऊपर कौन से एलिमेंट्स आ गए थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट? तो इसका मतलब वहां पे सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स को इसने ग्रुप कर दिया। इसने क्या बोला है? एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड एट सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है उन्हें हमने सिमिलर पोजीशंस दी है। सिमिलर मतलब अगर एक एलिमेंट एपेक्स पे प्रेजेंट है तो दूसरे एपेक्स पे भी यही सेम नेचर वाला, यही सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो एल्केलाई मेटल्स यहां पर प्रेजेंट थे, राइट? अब देखिए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो डिसेंडिंग लाइन थी इस कर्व की, जो डिसेंडिंग लाइन है, इस डिसेंडिंग लाइन पर क्या प्रेजेंट है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स प्रेजेंट है, जिसे आप ग्रुप 2 मेटल्स भी बोल सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट कहता है हमारे को कि यहां पर असेंडिंग लाइन, जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, उसका क्या सीन है? तो देखिए उसका सीन है यहां पर असेंडिंग लाइन, यहां पर हेलोजेंस आने चाहिए। यहां पर कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए? हेलोजेंस आ जाने चाहिए। और कर्व का जो बॉटम पार्ट है, जो बॉटम पॉइंट्स हैं, वहां पर क्या आ जाने चाहिए? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। अब आप खुद नोटिस कीजिए कि जब इतने सारे एलिमेंट्स को इसने क्लासिफाई कर दिया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में रिलेशनशिप बना के, तो दिस इज अ वेरी गुड कर्व, दिस इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो भी आज की डेट पे हम लॉथरमेयर को यूज नहीं करते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? देखिए रूल क्या था, रूल से क्या क्या निकल के आया, कर्व से हमें क्या क्या समझ में आया, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन हमारे को इसको फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसको बारे में जान लेते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं उससे पहले देखिए क्या है जो उसके बारे में जानना है अपन को। तो देखिए अपन लोग अब जानना चाहते हैं लिमिटेशन के बारे में, कि भाई यहां पे क्या होना चाहिए, लिमिटेशन की बात करेंगे। तो देखिए एक ही लिमिटेशन है और वो इस पे पूरी भारी पड़ गई है। क्यों? आपको कर्व किस किस के बीच में बनाना है? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, इसी के बीच में तो कर्व बनाना है ना। हर बार हर एटम का, पहली बात तो एटम दिखता ही नहीं है, हम सब जानते हैं।
एक एटम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये उससे भी बड़ा टास्क है। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का अपन कर्व बनाए, और कर्व बनाने के बाद पता करें कि वो एपेक्स पे रखा हुआ है, या पता करें वो कि असेंडिंग लाइन पर है या डिसेंडिंग लाइन पर है या बॉटम में रखा हुआ है, राइट। अभी तक देखेंगे आप इस कर्व के अंदर में हमने मेटलॉइड्स की पोजीशन फिक्स नहीं की है, साथ ही साथ नोबल गैसेस के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। तो जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, वी फाउंड दैट दिस कर्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर गिविंग द लोकेशन, फॉर गिविंग द सिमिलर लोकेशंस having elements or those elements having similar properties. I think ये वाली बात अपनी यहां पर क्लियर हो गई। So it was not easy, आप यहां पे क्या लिखेंगे, it was not easy to calculate atomic volume and draw curve between atomic volume and atomic mass। इनके बीच में जो कर्व बनाना है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाना ही बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लॉ को अब छोड़ना पड़ेगा। वी नीड टू से बाय बाय, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बाय बाय करना पड़ेगा। ये रूल हमारे काम का नहीं है। तो फिर अब नए रूल की तरफ आएंगे। तो नए रूल की तरफ आएंगे बेटा जी, तो नया रूल अब क्या है वो देख लेते हैं एक बार। नया रूल है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही बढ़िया रूल है, जिसके बारे में अपन जानते हैं हम। न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, देखिए इसका स्टेटमेंट बड़ा बढ़िया है, ये पहले जान लेते हैं, है ना। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एवरी एट्थ एलिमेंट, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स विद द फर्स्ट एलिमेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। एवरी एट्थ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में रिजेंबल करता है। देखिए इस लॉ को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ये म्यूजिक में पढ़ा होगा, सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये ऐसा आगे 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 चलता रहता है। अब एक चीज देखो, अगर हम सा को लोकेशन देते हैं दैट इज 1, तो हमको रे को लोकेशन देनी पड़ेगी 2, गा को 3, मा को 4, पा को 5, धा को 6 और 7 पोजीशन देनी पड़ेगी हमारे को नी को। आप नोटिस करो 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट आया वो वही एलिमेंट आ गया क्या, या वही नोट आ गया क्या, वही म्यूजिकल नोट आ गया क्या जो फर्स्ट पे अवेलेबल था। तो फर्स्ट एंड 8th की प्रॉपर्टी सिमिलर। अब अगर आप आगे बोलोगे कि इसके आगे क्या आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर रे आएगा, मतलब 9th नंबर वाला आएगा। तो अब आप नोटिस करो इस सेकंड वाले से यहां से रिलेशनशिप बना लो इन दोनों के बीच में। तो देखो अब नोटिस करो, यहां से ये जो एलिमेंट है इससे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, काउंट कर लो यहां से। देखो इट इज लाइक 1, मैं यहां पे मार्क करता जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का एलिमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स इन द नेचर। तो हम लोग इसको, ये जो ऑक्टेव्स हैं, ये जो एवरी 8th एलिमेंट, ये जो ऑक्ट लिखा है, ऑक्ट का मतलब है कि एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स इन द प्रॉपर्टी with the element number 1 when they are arranged in the increasing order of atomic masses। सिंपल सा पार्ट है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है ये। आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट है आप उनके बारे में तो बता दो। तो देखो जो हमारे एलिमेंट है अपन उनके बारे में बता देते हैं। देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं लिथियम की, नेक्स्ट मैंने लिख दिया यहां पर बेरिलियम, यहां पर हो गया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। ये हो गया मेरा एलिमेंट, आप यहां पे मेंशन कर दीजिए दिस इज एन एलिमेंट, राइट। आगे देखिए यहां पर आप लिख रहे हैं एटॉमिक मास, ठीक। इधर फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे एलिमेंट, और फिर से इधर आगे क्या लिख देंगे हम लोग, इस टेबल को आगे बढ़ा देंगे, यहां पे हम लोग लिख देंगे एटॉमिक मास, और फिर से यहां पर होगा एलिमेंट, और नेक्स्ट पार्ट इज एटॉमिक मास। डन। देखिए लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9,
बोरोन का होता है नियरली 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का होता है 19। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही है, राइट? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही तो है, यहां पे 7 और यहां पे 9, आप इस चीज को नोटिस कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब देखिए फ्लोरीन के आगे भी इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो फ्लोरीन के आगे इसका एलिमेंट था सोडियम, सोडियम के आगे इसने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आगे इसने लिखा है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनका एटॉमिक मासेस देख लेते हैं, तो दैट इज व्हाट 23, 24, 27, 28, फास्फोरस का होता है इसे 31 और सल्फर इज 32, क्लोरीन इज 35.5, राइट? इसके आगे फिर से इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, क्लोरीन के बाद इसने लिखा है पोटेशियम और पोटेशियम के बाद इसने मेंशन किया कैल्शियम। इनके भी एटॉमिक मासेस मेंशन कर दिए जाएं तो ये हो गया 39 और इधर अपन मेंशन कर देते हैं इसे 40। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि लिथियम से लेकर के कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स इसने यहां पर मिक्स किए हैं या फिर अरेंज किए हैं वो किस बेसिस पे किए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही किए। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। और अब नोटिस करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका मतलब लिथियम, सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम नहीं और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी कैसी है, सिमिलर है, राइट? ठीक वैसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी कैसी है, सिमिलर है। यही तो बोल रहे हैं, एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स इन द प्रॉपर्टी विद element number 1 when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. I hope student यहां तक का पार्ट क्लियर। यहां पे आप देखेंगे अभी यहां पर इन दोनों एलिमेंट्स को भी ग्रुप करना चाहिए, दैट इज बोरोन एंड एल्यूमिनियम, सिमिलरली कार्बन एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट आप देखेंगे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, एंड लास्टली देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। क्योंकि आप नोटिस कीजिए अगर फ्लोरीन से शुरू करते हैं तो फ्लोरीन इज 1, सोडियम इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो फ्लोरीन और क्लोरीन भी तो आपस में अगर देखा जाए तो ये एट्थ एलिमेंट ही तो हो गया ना। एवरी एट्थ एलिमेंट, हर एलिमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, बस उसका एट्थ एलिमेंट चेक कर लीजिए तो इनकी प्रॉपर्टीज यहां पर अपन ने समझ ली है। यहां तक का पार्ट तो क्लियर, बट पॉइंट इज दैट लिमिटेशन क्या है, क्यों हटा दिया इसको अपन ने? तो देखिए अपन ने इसको इसलिए हटा दिया, इस रूल को अब नहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द लिमिटेशन? लिमिटेशन इज वेरी सिंपल कि ये जो रूल है वो केवल और केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही फॉलो अप करता था। मतलब रूल वाज वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स जिसका मास कम होता है, राइट? हैवियर एलिमेंट्स के लिए रूल काम नहीं करता है। और अगर रियलिटी में देखा जाए तो इस एलिमेंट्स को ये कहां तक हो रहा था, है ना, ये जो ऑक्टेव्स बनाए गए थे, तो अपन बोल सकते हैं कि जो ऑक्टेव्स हैं हैज बीन मेड, है ना, टिल कैल्शियम। बस इसके आगे कभी बनाए ही नहीं गए, कभी बने ही नहीं, राइट? ठीक है। और इसकी क्या लिमिटेशन है? इसकी लिमिटेशन है कि दिस रूल बिकम्स फेल्ड। ये रूल क्या हो गया? ये रूल फेल हो गया था upon discovery of noble gas। आपने अगर ढंग से नोटिस किया हो इससे पहले वाले अपन शीट के अंदर में, तो आपने देखा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक ही था, नियॉन नहीं था वहां पर। मतलब नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है। नोबल गैस पहले नहीं था। नोबल गैस जैसे ही आ गया तो नोबल गैस का मास फ्लोरीन और सोडियम के बीच में आता है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे लिखेंगे तो ये तो सारा ऑक्टेव ही डिस्टर्ब हो गया। ऑक्टेव डिस्टर्ब हो गया मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हैं। तो इसका मतलब जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये रूल हमेशा के लिए खराब हो गया, गलत हो गया, फेल हो गया यहां पर, राइट? दीज आर सम लिमिटेशंस दैट वी नीड टू रिमेंबर, राइट? आगे मूव ऑन करते हैं, चलिए। देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से काफी क्वेश्चंस निकलते हैं और ये हमारा डिस्कशन का भी अच्छा मुद्दा है। देखिए कैसे, यहां पर लिखा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, तो याद रखिए कि मेंडलीव इज अ
आई शुड से कि ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में। देखिए धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होती जा रही हैं। पहले एलिमेंट्स कितने थे? ओनली 10, 13, 14 एलिमेंट्स थे। धीरे 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 एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, एलिमेंट्स का नेचर भी चेंज होता जा रहा है। एलिमेंट का नेचर क्या था? फर्स्ट देयर वाज a compound related with the hydrogen, सेकंड हुआ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद अपन ने देखा तो एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे, फिर ट्रायड्स के बेसिस पे, फिर एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। यहां पर अभी भी ये एटॉमिक मास के बेसिस पे ही है, मतलब मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पर बेस्ड है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक मास पर बेस्ड है, राइट। अभी अपन इसका रूल पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहां पर भी आपको क्या करना है, यहां पर भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर रखना है, राइट। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर रखना है। क्लियर? अब देखिए एक और चीज कि यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं? 63 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। यहां पे आप मेंशन कर दीजिए एक्सक्लूडिंग नोबल गैस। नोबल गैस को हम लोगों ने एक्चुअली, अगर आप लोगों को मालूम हो पूरी चीज ये अपन जानना चाहें इस पूरी बात को, तो देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल रिवाइज की गई थी। रिवाइज करने में हम लोगों ने नोबल गैस को इंक्लूड कर लिया था। तो अभी ये जो डेटा है, ये डेटा किसको बता रहा है? ओरिजिनल मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को बता रहा है, ओरिजिनल डेटा को बता रहा है, राइट। तो देखिए ओरिजिनल डेटा की बात की जाए तो ये क्या है? वेरियस, यहां पे 63 एलिमेंट्स ही जो है वो अरेंज किए गए थे इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ये ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग पहले, लेकिन एक बार पहले हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहां पर इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट सेज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of atomic masses, are the periodic function of atomic masses। ये इसका रूल है। तो देखिए अब इस रूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज ये रूल अगर अपन को समझ में आ गया तो मान के चलिए पूरा प्रोसेस अपने को क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए देखिए किसी भी एलिमेंट की बात कर लीजिए, अगर अपन ये कह रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास जो है, इस एटॉमिक मास का कुछ फंक्शन बता रखा है यहां पर, है ना। तो अब देखो ये फंक्शन क्या है, इसको अपन समझ लेते, बड़ा आसान काम है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, किसी भी एलिमेंट की बात करो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, दे आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक मतलब आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? खुद को रिपीट करेंगी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रॉपर्टीज खुद को क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। कब? जब यहां पर क्या होगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब समझो पहले कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लिसन टू मी केयरफुली, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर की टर्म्स में जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाएगा तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड दैट कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट करने लगेंगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ए के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एलिमेंट्स आपने अरेंज कर दिए एंड यू फाइंड कि यहां पर एक एलिमेंट आया क्यू। तो अगर आपने ए और क्यू को एक ग्रुप में रखा है, एक साथ रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि ए और क्यू की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं? सिमिलर हो गई हैं। ए और क्यू की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी हो गई है? सिमिलर हो गई। ठीक वैसे ही आप अलग अलग एलिमेंट्स को ग्रुप में लिखते जाएंगे, एक ऑर्डर में, एक लिस्ट में लिखते जाएंगे, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे यहां पर? दे आर हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन दोनों एलिमेंट्स में बात करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि ए का जो एटॉमिक मास होगा वो बी के एटॉमिक मास से कम होगा। मतलब ए का एटॉमिक मास कम, फिर क्यू का ज्यादा, फिर क्यू से ज्यादा उसके नीचे वाले का, फिर ऐसा। तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए, राइट। तो आई थिंक ये अपन को बेसिक रूल तो अपना इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। आगे मूव ऑन करते हैं अपन। देखिए अगला पार्ट अपन को क्या बताता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप्स। तो देखिए यहां पर जो टेबल बनाई गई है, ये जो पीरियड्स हैं इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज। और जो यहां पे ग्रुप्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, राइट। वर्टिकल कॉलम्स मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक टेबल कुछ इस तरह से बनाई गई है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ, इसकी जरूरत भी नहीं है अपन को यहां पर बनाने की।
है ना, इसको पूरा बनाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। दैट मीन्स व्हाट आर कॉल्ड देम, इनको अपन क्या बोलने वाले हैं, इनको अपन बोलने वाले हैं बेटा जी दे आर पीरियड्स, राइट। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि ये वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है, तो दीज आर वर्टिकल लाइंस। तो आप वर्टिकल लाइंस बना के आप क्या बोल रहे हो कि ये यहाँ पर हो गया है, से g इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए ये जो पार्ट है, ये 1 2, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसको अपन कॉलम बोल रहे हैं। तो दीज आर वर्टिकल कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स को अपन को क्या बोल देना चाहिए, ग्रुप बोल देना चाहिए, राइट। और हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ठीक है। तो ऐसे कितने होते हैं, ऐसे हमारे पास में 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग स्टोरी कम्स इनटू द पिक्चर, है ना। यहां तक तो अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी है। सबसे पहली बात, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में भी एटम्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। रूल क्या था, वो रूल पढ़ लिया। कितने एलिमेंट्स के बारे में बात किया था, वो पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि यहां पर कितनी रोज, कितने कॉलम्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, हमने क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहां पर कि ये जो ग्रुप्स हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि दीज ग्रुप्स आर मेड एज पर द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। कि जो ऑक्साइड्स बनते हैं एलिमेंट्स से, एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर ही सकता है ना। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इन दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, दोनों का ऑक्साइड का फॉर्मेशन अलग अलग है। तो आपने यहां पर भी ये जो ग्रुप्स बने हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, देखिए कितने ग्रुप्स बने, 8 ग्रुप। तो ये जो 8 ग्रुप हैं, ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं, ये 8 ग्रुप बनाए गए हैं एज पर द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। कैसे बनाए गए हैं ये जान लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पर फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7th ग्रुप तक, फर्स्ट ग्रुप से 7th ग्रुप तक ये जो ग्रुप हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फोर्थ बी फिफ्थ, इस तरह से ये लास्ट 7th ए 7th बी। तो आप टोटल नोटिस करेंगे तो यहां पर 14 ग्रुप्स हो गए कि हर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है, मतलब हर वर्टिकल कॉलम के अंदर एक एक कॉलम और है। तो ए एंड बी समझ में आ गया। इधर देखते हैं, अब ये जो 8th ग्रुप है, ये 8th ग्रुप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। मतलब इसमें कितने ग्रुप हैं, इसमें कितने और सेक्शंस बने हुए, 3 सेक्शन बने हुए। तो 14 ग्रुप्स तो यहीं से आ गए, 3 पार्ट वहां से आ गया, 3 ग्रुप आ गए। ये कहां से आए 3 ग्रुप, ग्रुप 8 से आए, है ना। तो यहां पर ऐसा 8 का सिंबल बना लो, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, इस 8 ग्रुप के अंदर में कई बार पूछ लेते हैं कितने एलिमेंट्स थे, तो टोटल 9 एलिमेंट्स इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 9 एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट है, राइट। और ये जो 0 लिखा हुआ है, ये देखिए किसी किसी पीरियोडिक टेबल में एकदम लास्ट में लिखा हुआ होता है, और किसी किसी पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग बुक्स राइटर्स ये अपना काम करते हैं, वो यहां पर मेंशन कर देते हैं कि 0 ग्रुप यहां पर होना चाहिए। 0 ग्रुप में क्या रखा गया था ये समझ लीजिए। तो 0 ग्रुप के अंदर में रखा गया था नोबल गैसेस। याद रखिएगा, शुरुआती जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें 0 ग्रुप नहीं था। जब इसको रिवाइज किया गया तब हमारे पास क्या आ गया, यहां पर 0 ग्रुप भी आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 0 ग्रुप में मतलब नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इस तरीके की गैसेस आई। तो टोटल मिला के अगर बोला जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि टोटल मिला के मेंडलीव्स की रिवाइज, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में, और कुछ नहीं बोल रहा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं। ऑप्शन है 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे कुछ ऑप्शंस आ गए। आप बोलो सर हमने तो 8 ही पढ़े, यहां तो ऑप्शन ही कुछ और आ रहा है। तो देखो 14 + 3, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 17 हो गए, राइट। लेकिन अब अगर आपके पास में यहां पर रिवाइज्ड लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिवाइज पीरियोडिक टेबल, तो उसमें तो 0 ग्रुप भी आ गया था, तो इसमें एक और ऐड कर दीजिए। टोटल मिला के कितने हो गए, 18 ग्रुप हो गए हैं किसके अंदर में, पीरियोडिक टेबल के अंदर में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। अगर सिर्फ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बोली है, सो दैट टाइम योर आंसर शुड बी 17। क्लियर है, राइट। अब अपन ने बात की है यहां पर कि यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर हमने कहा है कि ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे होना चाहिए। तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन मतलब, तो एक बार चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप मतलब एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 1। तो देखो यहां पर बनेगा EO2, एलिमेंट को हमने लिख दिया E से, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे ऑक्साइड बनेगा EO, यहां पे ऑक्साइड बनेगा E2O3,
नेक्स्ट में ऑक्साइड बन जाएगा EO2, फिफ्थ ग्रुप में बन जाएगा E2O5, सिक्स्थ ग्रुप में ऑक्साइड बन जाएगा EO3, नेक्स्ट ग्रुप में यहां पर ऑक्साइड बन जाएगा E2O7 और लास्ट ग्रुप से जो ऑक्साइड बनेंगे वो होंगे हमारे पास EO4। आप नोटिस कीजिए, देखिए कितने सारे टाइप्स के ऑक्साइड बन सकते हैं। हर टाइप के ऑक्साइड का जो कॉन्सेप्ट है या हर टाइप का जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला अलग अलग है। तो इसीलिए एलिमेंट्स को जो मेंडलीव ने डिस्कस किया था वो उनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिस्कस की है, इनकी प्रॉपर्टीज हमने इनके ऑक्साइड्स के बेसिस पर डिस्कशन किया है। आई थिंक ये बात अपन को क्लियर हो गया। तो फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, इन सब के लिए अपन लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया है, राइट। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करते हैं, है ना। और इस प्रॉपर्टी से, इस पीरियोडिक टेबल से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो अब अपन लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अब अपन लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं किसके, मेरिट्स के बारे में। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, है ना। इस पीरियोडिक टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो एक बार जान लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी, केवल एक यही पीरियोडिक टेबल ऐसी है जिसमें एलिमेंट्स को क्या किया गया है, टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया। मतलब इतने सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हो गए हैं जिनको अरेंज करने के लिए एक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी। टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स को आप फिक्स कर सकते हो, तो टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी दैट हैज बीन मेड बाय द साइंटिस्ट मेंडलीव, राइट। अब देखिए जो एलिमेंट्स अभी तक फाइंड आउट भी नहीं हुए तो फ्यूचर में डिस्कवरी होगी उनकी। तो जो फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं उनके प्रिडिक्शन के बारे में बात हो रही है कि उनका प्रिडिक्शन कैसे होगा, है ना। तो उनके प्रिडिक्शन को भी मेंडलीव ने अपना काम किया यहां पर। तो उसने कहा, उसने क्या नाम दिया वो देखो, उसने नाम दिया एक्का सिलिकॉन। मतलब जो भी फ्यूचर में एलिमेंट आएगा उसका नाम ले लेते हैं कि उसका नाम होगा ए, राइट। उसको इसने कहा कि ये एक्का सिलिकॉन है। उसका नाम क्या रखा इसने, एक्का सिलिकॉन। मतलब इस ए की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी, ए की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी विद सिलिकॉन। इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से सिमिलर होगी। सिलिकॉन से सिमिलर होगी इसका मतलब आप ढंग से लगाना लॉजिक। अगर एक्का एल्यूमिनियम को अपन ने बी लिख दिया तो इसका मतलब अब उस बी एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी, एल्यूमिनियम से सिमिलर होगी। सिमिलरली बोरोन के लिए, सिमिलरली मैग्नीज के लिए, ये इन्होंने दिया, है ना। तो ऐसा अपन को जब फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो हमें पता चला कि ये जो जर्मेनियम है, इस जर्मेनियम की प्रॉपर्टी एक्का सिलिकॉन के जैसी है, मतलब सिलिकॉन की जैसी है। तो ये चीज जो मेंडलीव ने किया दैट वाज लाइक फैंटास्टिक। ये काम तो कोई कर ही नहीं पाया था आज तक, कि मतलब जो एलिमेंट्स पता भी नहीं है उनकी भी प्रॉपर्टीज उसने बता दी है, राइट। तो देखो एक्का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, नेक्स्ट एक्का एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, एक्का बोरोन मतलब स्कैंडियम, एक्का मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम। ये चार चीजें हैं यहां पर। अब देखिए अब पॉइंट ये है, अभी मैं आपको हर छोटे छोटे पार्ट पे क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। अब एक सीरीज ये हो जाएगी, अभी एक सीरीज ये हो जाएगी। अभी आप देखेंगे ऐसे तो आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे सीरीज और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। देखो कैसे शॉर्टकट क्या है वो एक बार देख लो। शॉर्टकट है, सॉरी, शॉर्टकट है सीता गीता से अलग है। शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो हिंदी में बनते हैं ना, समझने के लिए अपने को याद भी हो जाए। सीता गीता से अलग है। अगर अलग है तो डेफिनेटली पढ़ाइयां भी अलग अलग होनी चाहिए। हर बच्चे का दिमाग एक जैसा थोड़ी होता है, तो पढ़ाइयां भी अलग अलग होनी चाहिए। एक बीएससी करेगी तो दूसरी एमटेक करेगी। अब देखना एक बार ये ट्रिक क्या है, यहां पे लिख लो एक। देखो जी ट्रिक है हमारे पास यहां पर कि सीता गीता से अलग नहीं, सीता गीता याद हो गया। एक्का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम से अलग नहीं, है ना। अब देखो से अलग, अब यहां पे आप देखोगे तो इसको ऐसा देख लो, ये जो अलग है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे वापस लिख देते हैं एक बार से, ठीक है। अब देखिए फिर से, अब देखो यहां पर ये जो सी लिखा हुआ है इसको लिख लो से अलग।
आप यहाँ पे नोटिस करो, या फिर इससे नहीं बन रहा तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इस पर्टिकुलर पार्ट को देख लो आप लोग, है ना, कोई बात नहीं, इसको आप हटा दो यहाँ से, इसको अपन को नहीं डिस्कस करना। अलग अलग मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम सीता गीता से अलग है। अलग मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों आ गए क्या, राइट। अगर एक को बीएससी करनी है बोरोन और स्कैंडियम, तो दूसरा क्या कर रहा है, यहां पे आपने लिखा दूसरी क्या करेगी, दूसरी एमटेक करेगी, तो एम टेक मैग्नीज और टेक्नीशियन, है ना। तो ये शॉर्टकट है बेटा, तो इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। सीता गीता से अलग है, आगे बढ़ते हैं, एक बीएससी करेगी तो दूसरी एमटेक करेगी, राइट। ये बहुत बढ़िया पार्ट है, ये बहुत बहुत शानदार चीज है, राइट। इसके बाद में अब अपन नया पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट से कि जो एटॉमिक वेट है उनमें भी करेक्शन किया गया था। ज्यादातर बुक्स में, एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में यही चीजें आती है कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट पहले क्या माना जाता था, पहले माना जाता था 13.5, लेकिन इसने इसको करेक्ट कर दिया और बताया कि बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है वो 4.5 होती है और इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, 9 होना चाहिए। मतलब पहले इसका एटॉमिक मास कितना माना जाता था, 13.5, बट दैट इज द रॉन्ग। करेक्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। पहले क्यों माना जाता था, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होती थी, सिमिलर होती थी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो बेरिलियम की भी वैलेंसी कैसी मान ली जाती थी, 3 मान ली जाती थी। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते थे आप यहां पर, तो आपके पास में क्या आता था, यहां पर आपके पास में डेटा आ जाता था 13.5। बट बेरिलियम की वैलेंसी 3 होती ही नहीं है, बेरिलियम की वैलेंसी तो 2 होती है, तो इसलिए हमारे पास का जो करेक्ट आंसर आया है वो है 9, राइट। अब देखो, बेरिलियम को तो बुक में पढ़ा देते हैं या कहीं पर भी आ जाता है, लेकिन उसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं, और वो सारे के सारे एलिमेंट कौन से हैं, वो ये रहे। इन सब के एटॉमिक मासेस को क्या किया है इसने, चेंज किया है, इन सबके एटॉमिक मासेस को इसने जस्टिफाई किया, करेक्शन किया है यहां पर। तो इसको याद कैसे रखें, तो देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, हिंदी में एक ट्रिक लिख रहा हूं। यूं बेईमान इंसान, बेईमान इंसान, अब देखो बेईमान इंसान है और पूरी दुनिया जो है वो किसके लिए लड़ रही है, मोस्ट प्रीशियस एलिमेंट्स के लिए, मेटल्स के लिए, जैसे गोल्ड, सोने के लिए, है ना, गोल्ड के लिए, प्लैटिनम के लिए। तो आप क्या लिखोगे, यूं बेईमान इंसान गोल्ड और प्लैटिनम चुराते हो, है ना, ऐसा हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, प्लैटिनम चुराते हो। आप चाहो तो आगे और चीजें जोड़ सकते हैं क्या, ताकि फ्रेज याद रह जाए, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे, है ना, वो इसका कोई पार्ट नहीं है। तो देखो, यूं बेईमान इंसान गोल्ड और प्लैटिनम, तो ये सारे की सारी लिस्ट याद हो जाएगी क्या आप लोगों को, करेक्शन वाली, है ना, कि किन किन के एटॉमिक मासेस का करेक्शन किया है वो आपके पास यहां पर कवर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट पार्ट इज, अब देखो करेक्शन की बात, इंपॉर्टेंस की बात तो बहुत हो गई, अब अपन नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज डिमेरिट्स। क्या क्या इसकी डिमेरिट है, हर चीज की कुछ खास बात होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ उसमें कमियां होती है। तो देखिए आज की डेट पे तो मेंडलीव भी यूज नहीं करते, आज की डेट पे हम क्या यूज करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये कैसे, किस तरह से यहां पर बनाई गई है उसको बात करते हैं, लेकिन इसकी पहले लिमिटेशंस देख लेते हैं एक बार। तो लिमिटेशंस क्या है वो आप देखो यहां पर, ये जो लिमिटेशंस है, सबसे पहली हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन को जो है वो 2 जगह रखा जा सकता है, फर्स्ट एल्केलाई मेटल्स के साथ भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किसकी जैसी है, इसकी प्रॉपर्टी एल्केलाई मेटल से भी मैच करती है और हैलोजन से भी मैच करती है। तो हैलोजन वाले ग्रुप में रखा जाए या एल्केलाई मेटल्स में रखा जाए, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सेकंड, इसका जस्टिफिकेशन मेंडलीव नहीं दे पाया है। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो जैसे एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ड्यूट्रियम और तीसरा हो गया ट्राइटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। यहां पे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर पे थोड़ी बनाई है पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास पे बनाई है ना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो इसको एटॉमिक मासेस इनके अलग अलग है, इनके बारे में बात नहीं की गई कि इसके आइसोटोप्स को कहां पर रखना चाहिए, है ना। अलग अलग आइसोटोप्स हैं, अलग अलग मासेस हैं, आइसोटोप्स अलग, मासेस अलग, तो अलग अलग ग्रुप में रखो, अलग अलग जगह पर रखो, लेकिन ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन मेंडलीव ने नहीं दिया है, राइट। अब देखिए ये जो एनोमेलस पेयर है, एनोमेलस पेयर का मतलब आप देखिए
हम लोग रूल में चिल्ला चिल्ला के पढ़ के आए, यहां पर बार बार आपने पढ़ा है बच्चों, समझा है इसको कि मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से बनाई गई है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बेसिस पर बनाई गई है, राइट ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाई गई है, राइट। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जो पेयर बनाए गए, जैसे आप इस पेयर की बात कर लेना, पहले रखा है ऑर्गन को और फिर रखा है पोटेशियम को। ऑर्गन का मास 39.9 से इसको आप 40 मान लो सिंपल वे में, ठीक है, और पोटेशियम का मास 39। तो हायर मास वाले को पहले रखना है या फिर लोअर मास वाले को पहले रखना है? ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का तो मतलब ही यही होता है कि पहले लोअर एटॉमिक मास, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, ऐसे ही तो रखना चाहिए ना। जबकि यहां पर देखो कैसे रखा है, ऑर्गन को पहले, पोटेशियम को बाद में। इसी तरह से अगला जो पेयर है वो यहां पर ये बन गया, नेक्स्ट पेयर थोरियम और पैलेडियम के बीच में बन गया, नेक्स्ट पेयर कोबाल्ट और निकल के बीच में बन गया। तो ये 4 पेयर है हमारे सामने, राइट। ये चारों पेयर याद रखने। अब बोले कोई सा कभी किसी में मिक्स हो जाएगा, कभी किसी में मिक्स हो जाएगा, राइट। तो इस पार्ट को अपन समझते हैं, इसका भी ट्रिक देख लेते हैं एक बार। उससे पहले 2 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट्स ये हैं कि एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेम प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। प्लैटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उनको अलग अलग रख दिया। नेक्स्ट पार्ट पे बात करें तो अगर ऐसी कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनको कैसे रख दिया, उनको सेम ग्रुप के अंदर में रख दिया। ग्रेट, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। भाई ये क्या चीज है? पीरियोडिसिटी पिछले 5, 10, 15 मिनट से तो पढ़ ही रहे हैं। ये पीरियोडिसिटी क्या चीज है? तो देखिए, पीरियोडिसिटी इज द कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी इज द प्रोसेस थ्रू विच डिफरेंट एलिमेंट्स शोज सेम प्रॉपर्टीज अपॉन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर अपन एलिमेंट्स को अरेंज करें 1, 2, 3, 4, 5 किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर से, किसी एक पर्टिकुलर मेथड से, जैसे यहां कौन सा मेथड है, एटॉमिक मास का मेथड है, अगर उससे अपन अरेंज करें यहां पर एलिमेंट्स को, तो आपको पता चलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर एलिमेंट्स क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? इस रीजन को मेंडलीव नहीं समझा पाया, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बात मैं अभी आपको बता भी नहीं रहा हूं कि क्यों नहीं समझा पाया, क्योंकि मेंडलीव ने तो आपको नहीं समझा। इसके बाद जब अपन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वहां पर अपन इस चीज को देखेंगे बच्चों कि किस तरह से ये चीज देखी जानी चाहिए, होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब अपन एक बार इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बाकी सारा पार्ट अपना हो गया है। ट्रिक है हमारे पास, देखिए ट्रिक क्या है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए आमिर खान तेरी इच्छा, बड़ा सिंपल ट्रिक है ये। आमिर खान तेरी इच्छा। आमिर खान मान लो आपके घर आया है, तो घर आया आमिर खान को, तो आमिर खान किसका ऐड करता है? आमिर खान तो कोक का ऐड करता है, कोको कोला का ऐड करता है, पेप्सी का ऐड नहीं करता। बट आपको क्या है, आपके घर में तो पेप्सी है और वही ठंडी है, कोक तो है ही नहीं, है ना। तो देखो आपने क्या बोला आमिर खान को, आमिर खान तेरी इच्छा, मेरे पास ठंडी पेप्सी है, कोक तो नहीं है ना। तो आप यहां पे लिख लो ठंडी, ठीक है। पेप्सी के स्पेलिंग यही लिखो ताकि गड़बड़ ना हो, PA से लिखो, PE मत लिखो। ठंडी पेप्सी, कोक नहीं, है ना। तो नहीं मत लिखो, नहीं की जगह आप क्या लिख लो, यहां पर NI लिख लो, है ना, कोक नहीं, ताकि आपको याद रहे, राइट। तो देखिए आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडी पेप्सी है, कोक तो नहीं है। क्लियर है? इस तरह से ये याद हो जाएगा। ये डेटा, ये जो मासेस हैं, ये मासेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप तो 2-2 के पेयर बना के बोलते जाओ कि इनके अंदर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नहीं फॉलो हो रहा है। दैट इज व्हाई दीज रूल्स आर नोन एज एनोमेलस पेयर। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया। तो देखिए पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है अब तक। अब सिर्फ अपन एक ही क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, साथ साथ के अंदर में अपन लोग अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर में पीरियोडिसिटी भी पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।